प्यारे बच्चों और साथियों, आज हम लोग इस समय सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और उसको लेकर बहुत सारे मिथ, जिसे मिथक कहते हैं, और कुछ सच्चाई घटनाएं हैं जो आज घटित हुई हमारे आसपास परिवेश में, जिसको लेकर मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में, जिसको हम सबको दूर करना होगा। दूर करने का मतलब ये नहीं कि हम जाके लड़ने लगे लोगों से कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं होता। कम से कम जो मिथ हमारे दिमाग में बने हैं, आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनमें ऐसे मिथ ना बने, ऐसे मिथक ना बने, उसके लिए हम लोग कम से कम, हम पढ़े लिखे लोग जिम्मेदारी बनती है कि हम ये चीज़ सही चीज़ बताएं, उसमें भ्रांति का कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसे जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हम बहुत सारी शुरू हो जाते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो पीना चाहिए, नहाना चाहिए, धोना चाहिए दुनिया का। तो या तो वे सब के सब झूठे हैं और या तो फिर उनमें कोई सच्चाई है। तो हम दोनों ही चीज़ें आपके सामने लेकर आए हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, मैं आपको एक एक करके आज समझाऊँगा, दिखाऊँगा, और आपको लगेगा कि हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे। हो सकता है आपको ट्रेडिशंस लगें, आप हो सकता है आपको वो सब बुरी चीज़ें लगें, क्योंकि हो सकता है आप बहुत नए ख्यालों में जी रहे हों, लेकिन उनको साइंटिफिक तो मानेंगे। आपको कैसे पता चला कि आज सूर्य ग्रहण हो रहा है? वैज्ञानिकों ने ही तो बताया, टेलीस्कोप के द्वारा बताया। जब आप ये बात मानते हैं वैज्ञानिकों की कि आज सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो आप ये चीज़ क्यों नहीं मानते वैज्ञानिकों की कि ये एक सामान्य सी घटना है, ये एक खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल घटना है, इसको बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं होती जितना मचा दिया जाता है। ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, मत जाओ, आओ जाओ, दुनिया की बातें करी जाती है। तो मैं आज आपको पूरी सच्चाई दिखा रहा हूँ। इसके बाद निर्णय मैं हमेशा आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं सही चीज़, या उसी चीज़ में घूमना चाहते हैं जो ऐसे बना हुआ चला आ रहा है। तो आज मैं एक एक चीज़ आपको लेकर चलूँगा। मैं आपको एस्ट्रोनॉमी दिखाऊंगा, जो रियल घटना है वो दिखाऊंगा, और फिर दिखाएंगे कि भारत में ऐसे गंगा जल का उपयोग कैसे क्यों करते हैं, तुलसी का उपयोग क्यों करते हैं, गेरू का उपयोग क्यों करते हैं, या क्यों कहते हैं कि आप बाहर ना निकलो, क्यों कहते हैं सूर्य को मत देखो। ये सारी घटनाएं हम आपको एक एक करके बारी बारी से समझाएंगे। उम्मीद है आज के बाद आपके ये मिथक ख़त्म हो जाएगा कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कोई बुरी घटना है। हाँ, आपको हम पौराणिक बात भी बताएंगे कि वो पौराणिक रूप से कैसे वो सत्य असत्य घटना है, उसको भी हम लेकर चलेंगे। तो आज हम पूरे तथ्यों को लेकर आपके सामने आएंगे और बाय ग्राफिक दिखाएंगे, गूगल मैप से हम दिखाएंगे, पूरी घटनाओं को आप दिखाने का प्रयास करेंगे। बस आप ध्यान से पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अंत तक जरूर जाइएगा, ताकि लास्ट में आपको डिसाइड करने के, निर्णय करने की क्षमता आप में विकसित हो चुकी होगी ये क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए बिना लेट लपेट किए आज पहले मैं आपको बाय फिगर दिखाता हूँ कि ये पूरी कहानी होती कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्वयं ड्रा करता हूँ, फिर आपको नीचे ले चलूँगा और दिखाएंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे कैसे घटित होती हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण घटना है क्या? जो लोग मेरी लाइव क्लास पढ़ चुके हैं वो लोग ध्यान से सुन लेंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो कम से कम इस चीज़ को यहाँ देख लीजिए। देखते हैं घटना होती कैसे है और इसको कैसे हम डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले ये हो गए सूरज भगवान। अब इनको हम बड़ा दिखाना संभव नहीं है, कारण यह है कि इनका आकार इतना बड़ा है कि इस मोबाइल में क्या कहीं नहीं आना संभव है ना। चलिए, इसके बाद ये हमारी अर्थ है, ठीक, और हमारा एकमात्र उपग्रह कौन है? वो है मून। कौन है? वो मून है, आप अच्छे जानते हैं, है ना, ये मून है। अब ये इसके मूव कर रहा है ऐसे चारों ओर, ऐसे करके मूव करता है ना, पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे घूमता है। तो जब ये ऐसे घूम रहा है तो देखिएगा ज़रा, ये घूमते घूमते, कलर दूसरा ले लें तो आप आसानी से समझ पाएंगे। जब वो घूमते घूमते, ये देखिएगा ये मून है, ये जब घूमते 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 कहाँ आ जाता है? सूर्य के सामने आ जाता है। तो जो सूर्य का प्रकाश इसकी अनुपस्थिति में पृथ्वी तक पूरा, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि बीच वाला ये ए पोर्शन नहीं है, तो ये सूर्य की पूरी किरणें कहाँ आ रही हैं? पृथ्वी पे आ रही हैं, है ना। तो ये पृथ्वी के इस भाग में, ध्यान सुनिएगा, इस भाग में तुरंत क्या हो जाएगा? प्रकाश फैला रहेगा। लेकिन फिर कलर चेंज करके आपको देखते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में ये वाला पोर्शन मून है जो पृथ्वी से छोटा है, ये जब बीच में आ गया तो सूर्य की किरणें इस पर पड़ने लगी, तो इस भाग को पूरा का पूरा सूर्य का प्रकाश मिलने लगा। और जैसे इस भाग को ढक लेंगे तो सूर्य का इस भाग में क्या बन जाएगी? परछाई बन जाएगी,
हाँ या नहीं। और जब इस भाग में सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा नहीं तो प्रकाश का आना बंद, और जब प्रकाश का आना बंद तो इसी को क्या कह देते हैं भैया, ग्रहण पड़ गया, इलेक्स हो गया। समझ में? ये इक्लिप्स है। तो इस प्रकार बनता है, ये हुआ सूर्य ग्रहण। क्यों? जो न दिखे वही ग्रहण है। अब चंद्र ग्रहण हम यहाँ चर्चा ही नहीं करेंगे, आप कन्फ्यूजन ना हो। ये है रियल स्थिति में सूर्य ग्रहण की दशा। आप कहेंगे सर सूर्य तो इतना बड़ा है तो उसका क्यों चंद्रमा से क्या फर्क पड़ता है, इसमें पूरा ढक लेना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात। तो ज़रा आप गौर से देखिएगा कि जब आप मान लीजिए एक छोटा सा कहीं दूर पे बहुत बड़ा सा हैलोजन लगा है, हाँ से देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज़ कभी भूलेगी भी नहीं। और यहाँ आपकी आइज़ है और अपनी आइज़ से आप उसको देखना चाह रहे हैं, ठीक। और आपने क्या किया, एक आंख बंद कर ली और एक आंख बंद करके हमने अपनी आंख के सामने, ये बहुत बड़ा हैलोजन है, आपकी आंख कम से कम इसमें लाखों आंखें घुस जाएं, इतना बड़ा हैलोजन है। आपने बीच में अपने हाथ की एक फिंगर कर ली और इस फिंगर को आप देखिए, अब इसके सीध में ले आइए और इसको ढक लीजिए, तो एक उंगली इस इतने बड़े हैलोजन को ढक लेती है, हाँ या नहीं। जबकि आपकी उंगली माने कुछ नहीं होता। इस आंख से आप उंगली देखते हैं और आपको हैलोजन नहीं दिखता। क्यों भैया नहीं दिखना चाहिए? तो यहाँ से आ जाना चाहिए था इसका प्रकाश। समझ में आया नहीं आया? अब समझ में आ गया होगा। अरे भाई जब इस वाले भाग से हम देख रहे हैं, इसका मतलब दूरी बहुत है, तो अपवर्तन कोण बहुत छोटा बनता चला जाएगा। यही कारण होता है कि सूर्य भले कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पृथ्वी भले कितनी छोटी ना हो, चंद्रमा कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे ही इतने वाले भाग में प्रकाश पड़ेगा तो ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में अंधेरा हो जाएगा और इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब बताइए इसमें कहाँ भगवान आ गए, कहाँ यहाँ पर गंगा मैया आ गई, कहाँ पर कुछ आ गया। अब आपको मैं एक एक चीज़ करके धीरे धीरे दिखाता हूँ। पहले इसको ज़रा ग्राफिकल समझ लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको ग्राफ में एक एक चीज़ों को। ये तो मुझे आपको समझाना था इसलिए। अब ग्राफिकल यहाँ पे समझिए, ये मैंने पूरा आपके लिए डिजाइन किया है। देखिए ये है फिनोमिना पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण का। देखिए आपने क्या देखा, अभी अभी मैंने आपको बताया है। देखिए ये सूर्य की किरणें आ रही, चंद्रमा भले बहुत छोटा है, मैंने आपको कहा ना अभी आँख आपका बहुत छोटी है, फिर भी उंगली आपको ढक लेती। अब देखिए यहाँ सूर्य की किरण आ रही, ये सही है कि इन भागों में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन इन वाले भागों में बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा की छाया देखो, इतने वाले भाग पे छाया पड़ रही नहीं, गौर से देख लीजिए। देखिए इस वाले भाग पर छाया चंद्रमा की पड़ रही। तो बताइए यहाँ के लोगों के लिए ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसी को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक सामान्य सी घटना यार। अब इसे टोटल इक्लिप्स क्यों कह रहे हैं? टोटल इक्लिप्स का मतलब होता है कि पूरा चंद्रमा ही इसके सामने हो और पूरी छाया को, पृथ्वी के भाग को ढक ले। आप कहेंगे क्या पूरी पृथ्वी को ढक लेगा? नहीं संभव, किसी एक भाग को ही ढकेगा। ये क्या यहाँ आ जाएगा क्या? संभव ही नहीं। तो पूरी पृथ्वी पर तभी कहा जाता है सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण के स्पेसिफिक प्लेसेस पे पड़ते हैं। अब जो भी मूव करके इस समय क्षेत्र आएगा इसके सामने, समझ रहे हैं ना, पृथ्वी तो वैसी तो नहीं रुकी है कि अफ्रीका पे ही आके चंद्रग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। तो पृथ्वी तो मूव कर रही ना कंटिन्यूअस करके, और जब मूव कर रही तो जो भी भाग सामने आएगा वहीं पे क्या पड़ जाएगा, चंद्रग्रहण। और ये हमेशा का पड़ता है अमावस्या को, आप अच्छे जानते हैं। अब आप कहेंगे सर हर अमावस्या को? नहीं, हर अमावस्या को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जरा देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर ऐसे होती बिल्कुल सीधी तो हर अमावस्या को पड़ता है, लेकिन पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। और यही चीज़ सीधी लागू होती किसके साथ? चंद्रमा के साथ भी। चंद्रमा की भी कक्षा मूल से क्या है, झुकी हुई, और झुकी होने के कारण कभी को जब झुकी होगी तो स्वाभाविक है, ध्यान देखिएगा, इनके बीच समान जगह नहीं होगी, इनके बीच कम जगह होगी और यहाँ ज़्यादा जगह होगी और यहाँ पे जगह कम होगी। तो यही कारण है इसका मोशन अलग अलग होता है दोनों का। यही कारण है कि अमावस्या को ही, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा, लेकिन होंगे 2-3 बार सूर्य ग्रहण। आप कहेंगे सर क्या निश्चित है? हाँ निश्चित है, 2 बार तो मिनिमम होंगे, हो सकता है 3 बार हो। वो कैसे? अरे भाई 4 वर्षों में 1 दिन का समय भी तो बढ़ जाएगा, तो हो सकता है मूव करके उसी दिन आ जाए। मेरी बात समझ में आई? चलिए और देखते हैं एक फिगर में। जहाँ ना समझ में आएगा आप फिर से कमेंट करिएगा, फिर हम आपको समझाएंगे। देखिए और एक हम फिगर आपके लिए लेकर आए, जरा देखिए इस फिगर को।
पूरी घटना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आप कुछ अपनाएं। ये सूर्य की किरण आई, ज़रा देखिएगा, ये सूर्य की किरण आई, इस पर पड़ी और उसके बाद ये जाकर यहाँ पर टकराई। ठीक, तो बताइए इस वाले भाग में देखिए कितने भाग में सूर्य ग्रहण दिखा रहा, इतने भाग में अंधेरा दिखाई देगा। और इस बार देखो यहाँ पर कौन सा है, यूएसए सामने, पहले कौन था, अफ्रीका था। इसका मतलब मूव करने पर पृथ्वी का कोई भी हिस्सा सामने। आज बताइए इस जगह अंधेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण, सही शब्दों में अम्ब्रा शैडो इसे कहते हैं। अब जरा इसको देख लीजिए, इस फिगर से तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। देखिए सूर्य की किरण इस पे पड़ी, इसके बाद ये यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, पूरी पृथ्वी को कवर कर सकती। कहेंगे सर ये तो संभव नहीं, बिल्कुल संभव है। अगर ये मूव जो सन है इसका जो स्थान, क्योंकि ये भी तो बैठा नहीं ना, ये भी 250 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घूम रहा, तो जब ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो हो सकता है कोई एक ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें सूर्य की छाया तिरछी पड़े इस पर, और तिरछी पड़ेगी और इस पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो इस पूरे भाग पर पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ दक्षिण अमेरिका आ गया, अफ्रीका कुछ भाग गया और अमेरिका। यही कारण है जैसे जो आज 21 जून को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, ये सामान्यतः कहाँ देखा जाएगा, अरेबियन कंट्रीज़ में पूरी तरह देखा जाएगा, भारत में बहुत कम, उसका खासकर दिल्ली में तो देखा जा सकता है और कहीं देखना संभव नहीं होगा। मुझे उम्मीद है अब आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब जब ये ऐसा सूर्य ग्रहण होगा तो ऐसी दशाएं दिखाई देंगी। देखिए कैसी, पूर्ण सूर्य ग्रहण में ऐसा दिखाई देगा, कौन, चांद, हम नहीं, चंद्रमा ऐसा दिखाई देगा, पृथ्वी नहीं। इसके बाद आंशिक पूर्ण ग्रहण में ये इतने भाग में देखो, चंद्रमा यहाँ पर आधा है, ये देखो इतने बीच में अभी चंद्रमा है, इतना भाग इसका प्रकाश सूर्य दिखने लगा इतना हमको। ठीक, और जो वलय होता है वो इस प्रकार बनता है कि इतना कवर कर ले। और वलय कब बनेगा देख लीजिए, वलय बनेगा इस स्थिति में, देखिए वलय इस स्थिति में बनेगा, समझ में, तो वलय बनेगा तो इस तरह का बनेगा। ये पूर्ण ग्रहण, आंशिक और वलय सूर्य ग्रहण के फिगर्स होते हैं। अब जरा देखते हैं, ये है रिंग, इतना बढ़िया है। अब ये कहेंगे सर ये बनता कैसे होगा, ये है सूरज भगवान सामने, ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी। तो जब इसके पूरा सामने होगा तो ये तो पूरा कवर कर रखा होगा ना, ध्यान सुनिएगा। और जैसे ये थोड़ा सा इधर को बढ़ेगा तो केवल कोने के भाग में, केवल कोने के भाग में सूर्य का किरण दिखाई देगी। तो ये पूरा तो एक जैसा पहले था ही, जरा सा सूर्य की किरण दिखाई दे इस भाग में तो एकदम लगेगा जैसे अंगूठी बन गई हो, किसकी, डायमंड की। यस, अगला देखिए, ये कब होगा, अगर चंद्रमा भी बिल्कुल गोल होता तो ऐसा नहीं बनता, इसे रिंग कहते हैं। देखिए रिंग जैसा बनना है कि नहीं बनना, ये मैं आपको कलाएं दिखा रहा हूँ। चंद्रमा का छोटा बड़ा पूरा होना, ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। ये खतरनाक स्थिति का मतलब होता है इसमें सूर्य का प्रकाश पूरी तरह एब्जॉर्ब हो रहा है चंद्रमा से, और चंद्रमा उसको कहकर बाहर की ओर फेंक रहा है, ये इस तरह चमकने लगता है। अगला देखिए, ये दशा बहुत कम देखी जाती है। ये दशा कैसे देखी जाती है, ये टेलीस्कोप से देखी गई वो घटना होती है, ये चंद्रमा के अंदर की घटना। जब चंद्रमा को देखा जाता है ऑब्जर्व करके तो वो इस तरह का दिखाई देता है, यानी बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। मुझे विश्वास है अब आपको बात समझ में मेरी आ गई होगी, क्या थी पूरी कहानी। अब आपको हम ले चलते हैं कहाँ, आपकी पौराणिक कथाओं के पास, जहाँ से आपको सवाल बनने हैं। यस, इसको सामने कर लें। अब एक एक करके मैं आपको दिखाता चलता हूँ। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर जितनी भी धारणाएं बनी हैं भारत में, दुनिया में, ये इतनी धारणाएं रिजिड बनी कैसे, और क्या कारण है कि लोग ऐसा मना करते हैं कि आप बाहर ना निकलो, कुछ भी ना करो। तो मैं आपको पूरी की पूरे लिख कर दिखाता चल रहा हूँ कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दशा देखिएगा, जब एक साथ एक दशाओं में आते हैं तो सूर्य ये इसके पास होने के पास, माने कुछ दूरी कम होने पर यहाँ पर निकलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ध्यान से नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते चलेंगे। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगें जब पृथ्वी की ओर चलती हैं तो सामान्य दिनों की अपेक्षा, सामान्य दिनों में तो ऐसा है नहीं कि चंद्रमा हमेशा सामने रहता हो,
सामान्य दिनों की अपेक्षा मैग्नेटिक क्षेत्र बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है पृथ्वी पर। ध्यान सुनेंगे, किसकी संख्या बढ़ रही है, ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनों, ये वैज्ञानिक कारण मैं दिखा रहा हूँ, अभी धार्मिक कारण भी दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज हो जाती है। अब कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? अरे भैया, सूर्य की किरणों में अथाह संख्या में फोटॉन भरे होते हैं, और यही फोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब पृथ्वी की ओर आते हैं सामान्य दशाओं में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब बीच में चंद्रमा आता है कुछ देर के लिए वो इलेक्ट्रॉन सारे चंद्रमा अवशोषित कर लेता है, और जैसे हटता है इकट्ठा इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरना शुरू हो जाते हैं। पर जब तक सूर्य ग्रहण हो रहा तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक रूप से। लेकिन जैसे सूर्य ग्रहण खत्म होता तब दिक्कतें प्रारंभ हो जाती। क्यों? जैसे भाई अभी चंद्रमा बीच में है ना, देखिए जरा, चंद्रमा बीच में है, सूर्य की किरणों को सब रोक रखा ना, जैसे ही हटेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ एकदम से गिरेंगे? नीचे की ओर, हाँ या नहीं? और जब नीचे की ओर बढ़ेंगे, जिसके ऊपर गिरेंगे उसके स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन पर भरे, बिजली जिस पर गिरेगी प्रभावित होगा यार, होगा। अब समझ में आया राशियाँ कहाँ होती हैं, ये ऐसे काम करती। चलिए, मैं राशियों में एस्ट्रोलॉजी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा हूँ। दूसरा देखिए क्या होता है, यूवी रेज एकदम से नीचे आने लगती, पराबैंगनी किरणें नीचे आने लगती, और ये पराबैंगनी किरणें इतनी खतरनाक होती है, मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। ये अल्ट्रा पराबैंगनी किरणें इतनी खतरनाक होती है, अगर सीधे पृथ्वी पर आ जाएं तो मानो को त्वचा कैंसर हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। इनकी मात्रा अचानक बढ़ जाने के कारण हमारी जो त्वचा होती है शरीर की वो जलने लगती है, और लोग क्या कहते हैं, भगवान नाराज़ हो गए, भगवान नाराज़ हो गए, ओहो बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत हो गई सबको। इसका मतलब है यूवी रे जब नीचे आएंगे तो नुकसान करेंगे ही करेंगे। आया समझ में कुछ कि ये कहानी। अब इसी चीज़ का धार्मिक रूप में देखिए क्या बना दिया गया। एक बार समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो उसे दानव लेकर भागे। भगवान विष्णु को लगा कि यार दानव पी लिए तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने भाई रचना रची, मोहिनी का रूप रखा और आ गए कि भैया चलो हम बंटवारा कर देते हैं, अब मोहिनी आ जाएंगे तो बंटवारा हो ही जाएगा, तो चलो हम बंटवारा कर देते हैं। दानवों को एक तरफ बिठाया, देवताओं को एक तरफ बिठाया और लगी बांटने। दानवों को पानी पिला रही थी, उनको पता ही नहीं था पिला रहे थे या रही थी, और दैत्यों को पिला रहे थे अमृत, भगवान कृष्ण थे, सही शब्दों में कहें विष्णु जी थे। लेकिन कहीं से राहु बीच में घुस जाता है। किसके बाद? सूर्यदेव बैठे थे और चंद्रदेव अगल बगल थोड़ी दूर बैठे थे, और बीच में राहु घुस गया रूप बदल के, देवता बन के, और उसने भी अमृत पान कर लिया। इसकी तुरंत ही भनक लग गई कि इसको भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु ने राहु का गला काट दिया। तो ये माना जाता है कि जब जब सूर्य चंद्रमा आएंगे तो बीच में राहु घुसेगा ही घुसेगा, और ये राहु हमेशा नुकसान करेगा, कोई दैत्य है। अब समझ में आई पूरी पौराणिक कहानी कहाँ से बनती। रियल कहानी तो ये है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से घटना कंटिन्यू हो रही, मानो कि इसको पता ही नहीं था। 5.4 बिलियन ईयर्स पहले, लगभग 5.5 अरब वर्ष पहले की जब मानव ने अस्तित्व संभाला, तब से उसने लगा कि यार एकदम से दोपहर का समय एकदम से अंधेरा कैसे हो गया, तो उसे जानने की इच्छा हुई होगी कि यार ये क्या है, ऐसा कैसे हो गया कि रात दिन में अंधेरा हो गया। ऐसे जानवर को देखिएगा, अंधेरा हो जाता बड़बड़ाने लगते, सब पूंछ उसका आगे भागने लगते। आप गौर करिए कैसे इसको, क्योंकि उन्हें भी लगता है ये कैसे हो गया। तो जब वो अविवेकशील है, उसको विवेक नहीं जानवर को, वो सोच रहा है, परेशान है, तो मानव को तो स्वाभाविक था, और जहाँ जहाँ चाह होगी वहाँ राह निकलेगी। मानव खोजना शुरू कर दिया, अरे हम तो सूर्य पे घुसने के प्रयाग में हैं यार, हम देख के आना चाह रहे हैं, तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप कर रहे हैं। फिर हमने खोजना शुरू किया कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, और धीरे धीरे कोपरनिकस, आर्यभट्ट, बहुत सारे लोग, गैलीलियो, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने विचार, खोज, जहाँ खोज होगी वहाँ निर्णय आएंगे। हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा है कि हम सभी का जिम्मेदारी है कि बच्चों और आने वाले जो ये पीढ़ियां हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें, उन्हें हम मिथक पे विश्वास करने पे रोकें। अब समझ में, जब मानव को लगा कि यार ये घटनाएं क्या, तो उसने उसका अध्ययन करके खोज लिया क्या है। तो ये था पौराणिक पृष्ठभूमि, मैंने वैज्ञानिक पृष्ठभूमि दिखाई, अब पौराणिक पृष्ठभूमि। तो सर हम क्या करें, हमें क्या अपनाना चाहिए? तो मैं आपको दोनों तथ्य एक सामने आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला ये है कि जब भी कभी सूर्य ग्रहण होता है तो क्या क्या धारणाएं और क्या क्या कही जाती है, मैं एक एक करके दिखा। सबसे पहले कहा जाता है जो भी खाएं उसमें तुलसी की पत्ती डालें। हाँ या नहीं? इसको पौराणिक, देखो हमारे वैज्ञानिकों ने उसका रूप धार्मिक कर दिया, क्योंकि तुम धर्म को तो मानोगे, अब क्यों मानेंगे, अब तुलसी क्यों खाएं। हमने
कर्ज खाया है तुलसी का, नहीं खाएंगे तुलसी। तो देखिए तुलसी में होता क्या है। तो सबसे पहले नोट करेंगे सब लोग, ट्रेनैनिन। क्या होता है? ट्रेनैनिन, नोट करिएगा। ट्रेनैनिन होता है तुलसी में। सैवोनिन होता है, नोट करने पर परीक्षा में आएगा, सैवोनिन होता है। ये सब अब कहेंगे हम इनको क्यों माने, तो दवाई मत खाओ, दवाई में भी तो यही सब होता है यार। दवाई खा लेते हो, चक हो जाते हो, तो दवा पे विश्वास है, तो तुलसी पे विश्वास क्यों नहीं करोगे? उसमें भी तत्व होते हैं। अगर आप खाते हो उसमें एक अलग अनुभव, अलग टेस्ट आता है, तो इसका मतलब कोई तत्व होगा ना। यस, अगला देखिए, जो चीज़ नोट कर लिए। अगला देखिए, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स। मैं सब बता रहा हूँ ये क्या है। ग्लाइकोसाइड्स। और तुलसी में क्या होता है जरा नोट करेंगे, एल्केलाइड होते हैं। आप देखते होंगे ऊपर रवा जैसा होता है, तुलसी के पत्ती तोड़िए तो उस पर भुरभुरा जैसा पत्ती के ऊपर होता है, या रुएं जैसे होते हैं, वो एल्केलाइड होते हैं। दूसरा, एंटीबैक्टीरियल होता है, या एंटीबायोटिक होता है। इतनी चीज़ें जब आपके उसमें हैं, तो जब आप इसको खाने में डालते, अब खाने में क्यों डालते हैं, देखो कितना आसान है। कहा जाता है तरल पदार्थों को सेवन ना करें उस समय, क्यों ना करें? देखिए ये भरा है पानी, ये आपका मान लीजिए सब्जी बनी रखी हैंडसम टाइप की, चलिए पनीर है, ये लीजिए पनीर के टुकड़े आ गए, और जिन्हें मुर्गा खाना वो लेग पीस समझ लें। देखिए आपने कहा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो जब इलेक्ट्रॉन और पानी क्या होता है, धनायन, तो ये इसको आकर्षित करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आकर गिरेंगे, तो इसको क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे, हाँ या नहीं? और जब इस पर करेंगे तो, और आपका लोहे का बर्तन रखा है, पता चला आपने बर्तन को छू लिया, तभी कहा जाता है कैंची का उपयोग ना करें, दाढ़ी ना बनाएं, ब्लेड का उपयोग ना करें। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको अवशोषित करेंगे, इस पदार्थ को अगर आप खा रहे हैं तो स्वाभाविक है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, आप विचलित होंगे, परेशान हो जाएंगे, इसलिए रोका जाता है खाना खाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, कहा जाता है जो प्रेग्नेंट महिला है उस महिला को खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं, सब करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आप बता दूं। जो फीटस है, जब बच्चा जन्म पल रहा है, उसमें कुछ निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो वैज्ञानिक रूप में लिखते हैं 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एक सामान्य व्यक्ति में। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब अचानक बढ़ जाएगी, कि फीटल का जो जुड़ाव होता है, ध्यान सुनिएगा, और वही मैं बात केवल 1.5-2 महीना के जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो माँ जो बच्चा होता है वो माँ के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, माँ की नाभि से, आप यूँ कहें नाभि से। इसे हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, नाड़ा। आप सुने होंगे ना, नाड़ा। ये नाड़ा बहुत पतला होता है और इसी से हमारा बच्चा होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है ये बच्चे को पोषण माँ के द्वारा मिलता है, ना कि आप माँ रोटी खाएगी तो रोटी खा लेगा, बल्कि इसके ब्लड से ही इस पाइप से जाता है। इसी पाइप को प्लेसेंटा, नाड़ा अपने भाग्य से कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ेगी तो इस नाड़े की एक निश्चित इलेक्ट्रॉन सहने की क्षमता होगी, इसकी क्षमता एकदम से बढ़ जाएगी तो हो सकता है टूट जाए, और जब टूट जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। अब समझ में आई पूरी कहानी क्या है? इसलिए मना किया जाता है, इसलिए किया जाता है। चलिए मैं आपको पूरा खोल के आपको दिखाता हूँ। आज के बाद आप भ्रांति नहीं रखना, और सब बच्चों तक पहुँचाना चीज़ देखना ज़रूरी है उनके लिए, ताकि आने वाले समय मिथक से बाहर आए, सच्चाई को एक्सेप्ट करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो एक छोटा सा मिथक हम आपके लिए लेकर आए। अब समझ में आया कि तुलसी क्यों डालेंगे। अब तुलसी क्यों डालेंगे? तुलसी इसलिए डालेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके शरीर में अचानक से बढ़े, तो आपके शरीर की इम्यून पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए उस समय। और तुलसी इम्यून बढ़ाए, जितने भी ट्रेनिन, सैवोनिन, ग्लाइकोसाइड, एल्कलाइड, ये सब इम्यून बढ़ाने की बहुत तेज़ी से आपका इम्यून डेवलप करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को बर्दाश्त करने की क्षमता आप क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। इससे तुलसी दल खाना चाहिए, और हाँ, हर किसी को खाना चाहिए। मेरी तो राय, हर व्यक्ति को सवेरे बासी मुँह 5 तुलसी आप खाते रहिए, आप जीवन कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, नेवर। आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। 5 तुलसी पत्ते 1 महीना खा लीजिए, आपके जो रोग होंगे वो भी गायब हो जाएंगे। आइए बात मेरी समझ। चलिए अगला देखिए, कहा जाता है खाने में, किसी भी चीज़ में गंगा जल डाल दो। आपने गौर किया? गंगा जल डाल लो, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सुना आपने? तो गंगा जल क्यों डाल लें यार? गंगा जल में है, आप शुक्लागंज का गंगा जल देख लीजिए, पी लीजिए, आप वैसे भी रेजेंसी में एडमिट हो जाइए, फिर भी गंगा जल इतना पवित्र क्यों? तो भैया देखो क्या होता है, गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज क्या होता है,
बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। और ये जो जीवाणु है ये सारे बैक्टीरिया गंदगी को क्या कर लेता है? स्वयं उनको खा लेता और मानव के लिए हित कर रही है। यानी अगर पानी बैक्टीरियोफेज है तो आपको नुकसान नहीं करेगा, बाकी को खा के स्वामी कर देगा। तो जब सब चीज़ों में डाला जाता है इस चीज़ को, तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स इस पर आकर गिरेंगे तो वो अन्य चीज़ों को प्रभावित किए ना, कि ये सारे इलेक्ट्रॉन किस पर गिर जाएंगे? बैक्टीरियोफेज पे। और ये बैक्टीरियोफेज उन इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेंगे और आप बचे बचाए रह जाएंगे। ये कारण है तुलसी दल और गंगा जल का उपयोग करने का। आई मेरी बात समझ में? आगे देखिए, अभी और भ्रांतियाँ देखिए, मैं लाता हूँ आपको एक एक करके। आप कहते हैं जो जानवर होते हैं, वो जो जानवर होते हैं उनको गेरू लगा देनी चाहिए। सुना आप देखिएगा। अच्छा, आप गेरू लगाते कहाँ पर हैं? अब लगाइएगा कहाँ पे, लगाते कहाँ हैं? आप उनकी सींग पर गेरू लगाते हैं। देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा बुजुर्गों से, सींग पर गेरू लगा। पीठ पे ना लगाइएगा, उसका कोई मीन्स नहीं होगा। देखते कैसे आपने उसके ऊपर गेरू लगाया, उसकी सींगों में गेरू लगा देते हैं। लगाते हैं ना? नहीं लगाते तो लगाइएगा भाई, वैज्ञानिक कारण मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी गोल गोल नहीं घूमना। आपने गेरू के बारे में कभी सोचा गेरू है क्या? जरा देखते हैं गेरू क्या है। गेरू वास्तव में, गेरू का रंग गेरुआ हुआ कैसे? क्योंकि उसमें फेरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। Fe+ होता है। फेरस क्या होता है? प्लस होता है। ध्यान से देखिएगा। अगर आपने भैंसिया के पूरे शरीर में भी गेरू लगा दिया तो ये Fe+ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, UV की संख्या बड़ी, भैंसिया को मरवा डालेंगे आप खुद। इसलिए उसके शरीर पर ना लगाइए, उसकी सींग पर लगाइए, क्योंकि उसकी सींग ऐसी होती हैं जो निर्जीव होती हैं। एक निश्चित मात्रा तक ऊपरी भाग क्या होता है, जैसे हमारे नाखून होते हैं वैसे उनकी सींग होती हैं। और ये निर्जीव होने के कारण अगर हम इस पर Fe यहाँ लगा देते हैं तो कहेंगे सर लोहा क्यों ना लगा दें? क्योंकि लोहा अधिक लगाने से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और एब्जॉर्ब नहीं करना है, डिफ्यूज करना है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस भैंसिया के, गैया के, जिसका भी आप समझ रहे हो, भैंसिया को मैं भैंसिया कहा जाता हूँ, इन पर Fe+ है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर से आकर ये दोनों को, अपने आप को प्लस एंड माइनस दोनों डिफ्यूज करके 0, तो भैंसिया आपकी सेफ। और समझ यार वैज्ञानिक दृष्टिकोण कितना अच्छा था। हमारे बुजुर्गों ने इतना पहले अनुसंधान कर रखा था जितना कि हम सोच नहीं पा रहे। हम उसी को मिथ कह देते हैं, उसी को झूठ कह देते हैं, उसी को कुछ भी कह देते हैं। हाँ, जो मिथ है वो ये है कि ये ना खाओ, वो ना खाओ, ऐसा ना करो, सोप करिए, कोई दिक्कत नहीं। वो एक वैज्ञानिक धारणा है, उसका कोई लेना देना नहीं चीज़ों से। लेकिन ये चीज़ें जो थी साइंटिफिक प्रूफ हैं, उन्हें आपसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप समझ में आए कि पूरा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की पूरी कहानी क्या है, क्यों ऐसा किया था, क्यों ऐसी धारणाएं बनाई गई। अब क्यों नहीं जाएं वहाँ पर, बाहर इसीलिए ना जाएं कि नंगी आंखों से आप देखेंगे जो चंद्रमा होगा, उसका जो किराने का, सॉरी सूर्य का, इसका बाहर का जो हिस्सा होता है उसे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। ये वाला कोरोना नहीं, जो उसके चारों ओर भाग जो प्रकाश मंडल दिखाई देता है, पढ़ा चुके हैं हम, इसे कोरोना कहते हैं। तो इस कोरोना से निकलने वाली UV रेज जो सीधा आपके आएंगे और आप आंखों को डिफेक्ट, इसीलिए कहा जाता है चश्मा लगा कर आँख देखें आप बाहर। समझ में? तो ये होता है बेसिक रीजन सूर्य ग्रहण की स्थितियों का। ये है इसका आध्यात्मिक कारण, ये है इसका वैज्ञानिक कारण, और ये है सूर्य ग्रहण का वास्तविक कहानी। सारी कुछ मैं फिगर के माध्यम से आपको दिखा चुका हूँ। आपने इस घटना को ऐसे करके देख लीजिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास आपको बहुत मज़ा आएगा। और आज के बाद आप लोगों को समझाने लगेंगे कि भैया सूर्य ग्रहण कुछ नहीं होता, एक सामान्य सी घटना है, एक खगोलीय घटना। भैया सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा भाई साहब आके लटक जाते हैं, वो अंधेरा कर देते हैं, बस इस सूर्य ग्रहण कहते हैं। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आती हैं, जिनकी वजह से मानव को थोड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी को आप ग्रह, इस ग्रह पे ये होगा, उस राशि पे ये होगा, मिथुन राशि पे ये होगा, किसी राशि पे कुछ नहीं होगा, मस्त जीवन जीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। सूर्य ग्रहण से कितने लाखों बार हो चुका होगा, लाखों बार हो जाएगा, हर बार हाय तौबा मचाया जाता है, सूर्य ग्रहण हो रहा, बहुत बुरा होगा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। ये वैज्ञानिक तथ्य थे जो मैंने आपको दिए। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आई होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। किसके पास? जिसको ज़रूरत है समझने की, जो सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसको। ठीक है, फिलहाल आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए तथ्य के साथ, फिर नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय।